नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब घर में हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आज हम बात कर रहे हैं कल वाले बिंदु को अनवरत करते हुए। पिछली कक्षा में हमने जाना था विशेषण के प्रकारों की बात कर रहे थे। विशेषण के जो प्रकार हैं, सबसे पहला जो कल एक प्रश्न उठता है हमारे जहन में कि 4 माने या 5 माने, तो यह संदेह मैंने आपका दूर कर दिया। अब हम बात करेंगे जो 3 प्रकार हम पढ़ चुके, उनके आगे आता है चौथा जो प्रकार था विशेषण का। तो ध्यान दीजिए, विशेषण के चौथे प्रकार पर हम प्रकाश डालने वाले हैं। सबसे पहले मैं नाम लिख रहा हूँ संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। अब तक जो हमने विशेषण के प्रकार पढ़े वो डायरेक्टली हमें सीधे सीधे ही संकेत देते थे कि कहना क्या चाह रहे हैं, उसका प्रकार क्या होगा। जैसे गुणवाचक विशेषण में हमने देखा कि गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्थिति आदि का हमें पता चला, दशा का पता चला। संख्यावाचक का मतलब संख्या बता रहे हैं। और परिमाणवाचक में हमने जाना कि परिमाण या मात्रा का बोध करा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ संकेतवाचक है। देखो, इस शब्द से हल्का सा तो हमें जो बिंदु का है वो भाव समझ में आ रहा है कि ये किसका क्या करते हैं, संकेत करते हैं। क्या करते हैं? संकेत करते हैं। लेकिन आगे एक नया नाम और जुड़ा हुआ मिल रहा है, सार्वनामिक। सर्वनाम प्लस इक, मूल शब्द है इसमें क्या, सर्वनाम, और जुड़ा हुआ कौन सा प्रत्यय है, इक। और इक प्रत्यय होता है संबंध बोधक प्रत्यय। कौन सा होता है? संबंध बोधक प्रत्यय, अर्थात संबंध बताने वाला प्रत्यय। बहुत अच्छे से समझो इन चीज़ों को। जैसे धर्म शब्द में इक जोड़ते हैं, धार्मिक बनता है। अर्थ की बात करें तो हम कह सकते हैं धर्म का। राजनीतिक का मतलब क्या हुआ? राजनीति का। साहित्यिक का मतलब क्या होता है? साहित्य का। पौराणिक का मतलब क्या होता है? पुराणों का। सार्वनामिक का मतलब क्या होता है? सर्वनाम का। समझ में आया? इक प्रत्यय जहां भी जुड़ेगा वह अर्थ देता है का, के या की। का, के, की। संबंध सूचक कारक विभक्तियां जो होती है उनका अर्थ देने के लिए हम इक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब यहां से देखो, सर्वनाम का विशेषण सार्वनामिक विशेषण होता है या संकेतवाचक विशेषण होता है। शब्द को समझ लोगे तो आधे से अधिक इस प्रकार का जो भाव है वह समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यह विशेषण सर्वनाम से बना है। इतनी सी बात समझ लीजिए। सर्वनाम शब्द को विशेषण बनाया गया है। कैसे बनाते हैं? सर्वनाम में परिवर्तन नहीं करते, बल्कि उसको ऐसी स्थितियों में प्रयुक्त कर लिया जाता है कि वह सर्वनाम का नहीं बल्कि विशेषण की तरह व्यवहार करने लग जाता है। इस बात की चर्चा हम सर्वनाम के प्रकार में कर चुके हैं। आपको याद आ रहा होगा वह ऐतिहासिक पल जिस समय मैंने आपको बताया था कि यह, वह, ये, वे, वो, ये 5 शब्द 3 जगह प्रयुक्त किए जाते हैं। पहली स्थिति सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष, दूसरी स्थिति सर्वनाम में निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरी स्थिति दोस्तों संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। 3 उदाहरण लिखूंगा, सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। परिभाषा की चर्चा बाद में करेंगे, पहले भाव समझ लीजिए। उदाहरण लिख रहा हूं मैं इससे संबंधित। पहली बात करें हम क्या, जैसे वह मकान मेरा है। वह मकान मेरा है। दूसरा मैं लिख रहा हूं वह मेरा मकान है। वह मकान मेरा है, वह मेरा मकान है। और तीसरा लिखता हूं मैं वह मेरा मित्र है। वह मेरा मित्र है।
ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर वह, वह और वह, तीन वाक्यों में वह पद का प्रयोग हुआ है। लेकिन आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है जब मैं कहूँ आपसे कि तीनों ही वाक्यों में वह के प्रयोग की स्थितियाँ अलग अलग हैं। अर्थात यहाँ तीनों ही जगह यह वह शब्द जो मैंने लिखा है, इसका प्रकार बदल गया, इस शब्द का व्यवहार बदल गया, इस शब्द का प्रभाव बदल गया। जैसे एक बहुत अच्छा और एक मजाकिया उदाहरण समझिए। मोहनलाल अपने घर में है तो पिता का और माता का बेटा है, और वह ससुराल में चला जाता है तो दामाद कहलाता है तो मोहनलाल। जगह के स्थान के अनुसार उसके नाम में, उसकी पहचान में बदलाव आ गया, और मोहनलाल अपने विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने पहुंच गया, अपने कोचिंग में बच्चों को पढ़ाने पहुंच गया। वहाँ पर न बेटा रहा न दामाद रहा, वह अध्यापक बन गया। इसका मतलब यह हुआ कि पद की स्थिति उसके प्रयोग पर निर्भर कर रही है। आप उसे कौन सी जगह प्रयुक्त कर रहे हो, किस भाव में प्रयुक्त कर रहे हो, वह महत्वपूर्ण है। वह मकान मेरा है। कौन सा मकान? वह मकान। कौन सा मकान? वह मकान। यह नहीं वह मकान। इसका मतलब किसी न किसी मकान की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, मकान शब्द क्या है? एक स्थान का नाम है, अर्थात यह संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और ये वह शब्द उस संज्ञा की तरफ क्या कर रहा है दोस्तों? संकेत कर रहा है। क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। अब आपके जहन में एक बात आ रही है कि सर वह शब्द तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है या पुरुषवाचक का अन्य पुरुष होता है। तो दोनों स्थितियां वो समझो। पहले मैंने पूर्व की कक्षाओं में जब सर्वनाम की अंतिम सारणी पढ़ी थी, उस समय भी आपको एक बात बताई थी कि वह शब्द का प्रयोग यदि किसी प्राणी के नाम के स्थान पर हो, जैसे मैंने लिखा राकेश मेरा मित्र है, लेकिन राकेश शब्द मैंने इस वाक्य में नहीं लिखा। मैंने राकेश अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर वह शब्द लिख दिया। तो यदि यह, वह, ये, वे, वो, यह, वह, ये, वे और वो, इन पांचों में से किसी भी पद का प्रयोग किसी प्राणी के नाम के स्थान पर हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर पुरुषवाचक का अन्य पुरुष मान लेंगे। यह बात हम पूर्व की कक्षा में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। यह तो समझ में आया, प्रत्यक्षमण हुआ, बिल्कुल याददाश्त ताजा हो गई। अब आगे बढ़ो। वह मेरा मित्र है, प्राणी के नाम के स्थान पर हमने प्रयोग कर लिया। मित्र का पता चल गया कि यहाँ पर प्राणी के नाम के स्थान पर हो रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। अब बात आती है वह मेरा मकान है और वह मकान मेरा है। इन दोनों पंक्तियों का यहाँ पर तो पुरुषवाचक का अन्य पुरुष है, यह तथ्य तो आप समझ ही चुके। जो आपको संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण में और निश्चयवाचक सर्वनाम में जो अंतर करना है दोस्तों, वह महत्व की चीज है, क्योंकि स्थिति यहां पर भ्रम की उत्पन्न होगी। इन दोनों पंक्तियों का मतलब एक है। भगवान श्री कृष्ण गाय चराकर वापस आ रहे हैं और राधा को कहते हैं, ओ राधा, ये हमारी गायें हैं। बहुत अच्छे से समझो दोस्तों, ये हमारी गायें हैं, ये हमारी गायें हैं। राधा ने बात सुनी और पुनः दोहराई, अच्छा ये गायें हमारी हैं, ये गायें हमारी हैं। दोस्तों दोनों पंक्तियों का मतलब एक है। क्या? ये गायें हैं वो राधा कृष्ण की हैं, गायें हैं वो राधा कृष्ण की हैं। लेकिन यहां पर भी आप देख पा रहे हैं ये दोनों वाक्यों में समान पद है, लेकिन व्यवहार अलग अलग है। ये व्यवहार अलग क्या है? यही बात जानने की, सीखने की, समझने की है। ये हमारी गायें हैं, हमारी रा रे री अर्थात सर्वनाम शब्द है। क्या है ये?
सर्वनाम शब्द है। समझ पा रहे हैं अच्छे से? ये गायें पशु का नाम है, ये संज्ञा शब्द है। बहुत ही सामान्य सी बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, यदि मैं दो तथ्य बोल रहा हूं वो सुनना। यदि इन पांचों में से, ध्यान दीजिए, यदि इन पांचों में से किसी भी पद का प्रयोग किसी संज्ञा शब्द की निश्चितता बताने हेतु किया जाता है, इन पांचों में से किसी भी पद का प्रयोग, जैसे यहाँ पर वह का कर लिया, यहाँ पर ये का कर लिया, किसके लिए किया? इस संज्ञा की निश्चितता बताने के लिए। कौन सी गाय? ये गाय। कौन सा मकान? वह मकान। ये गाय और वह मकान मेरा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द की तरफ इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए किया है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वनाम की परिभाषा क्या कहती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होगा। अब वाक्य में आपने संज्ञा लिख दी तो सर्वनाम भी लिख दोगे तो अधिपदत्व दोष नहीं हो जाएगा क्या? दोनों में से एक ही लिखो, या तो संज्ञा लिख दो और या सर्वनाम लिख दो, और आपने संज्ञा और सर्वनाम मान लो, दोनों ही लिख दिए, तो ये तो वाक्य अशुद्ध हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर ये सर्वनाम शब्द तो है, लेकिन यह व्यवहार सर्वनाम का नहीं कर रहा। दोस्तों, यहाँ पर यह व्यवहार किसका कर रहा है? यह व्यवहार किसका कर रहा है? विशेषण का व्यवहार कर रहा है। अर्थात हम इस सर्वनाम शब्द को क्या मानेंगे? विशेषण मान लेंगे। अब सही है हमारी लाइन की, एक विशेषण है और एक संज्ञा है। बिल्कुल, विशेषण के बाद में संज्ञा या सर्वनाम लिखी जा सकती हैं, संज्ञा लिखी हुई है। तो मतलब समझिए कि यदि यह, वह, ये, वे, वो, इन पांचों शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा शब्द के साथ उनकी और संकेत करने के लिए प्रयुक्त कर लिया जाए, तो ये पांचों के पांचों शब्द ही उनकी तरफ संकेत करते हैं। इसलिए तो इनको क्या कहा? संकेतवाचक कहा। क्या कहा? संकेतवाचक कहा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये मूल रूप से कौन से शब्द हैं दोस्तों? सर्वनाम शब्द हैं। तो ये सर्वनाम शब्द से बने होने के कारण ही क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक कहलाएंगे। कहने का मतलब, यदि किसी सर्वनाम शब्द को संज्ञा शब्द से, यदि किसी सर्वनाम शब्द को संज्ञा शब्द से ठीक पहले उसकी ओर संकेत करने हेतु प्रयुक्त कर लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में वह सर्वनाम नहीं बल्कि विशेषण कहलाता है, और ये इसकी तरफ संकेत कर रहा है, इसलिए इसका नाम संकेतवाचक विशेषण होता है। तथा यह सर्वनाम शब्द से बना होने के कारण इसे सार्वनामिक कहा जाता है। शायद ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब आगे और समझ लीजिए, एक तथ्य और बचा हुआ है, वह मेरा मकान है। यहाँ पर यह सर्वनाम और यह भी सर्वनाम है, तो सर्वनाम का यह अलग प्रकार और यह अलग प्रकार। यहाँ पर देखो, ये हमारी गायें हैं, ये सर्वनाम और हमारी शब्द भी सर्वनाम। इसका मतलब यह हुआ कि जब संज्ञा शब्द के ठीक पूर्व में सर्वनाम शब्द का प्रयोग उसकी तरफ संकेत करने के लिए कर लिया जाए, तो ये सर्वनाम विशेषण बन जाता है, और ऐसी स्थिति में इसे संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यह समझ में आ चुकी होगी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, पूरे बात का, वृतांत का भाव या सार रूप में हम कहें तो ऐसा कोई भी सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर संज्ञा तरफ की या संज्ञा शब्द की तरफ संकेत करता है, उसे संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है, और वह मूल रूप में सर्वनाम से बना होने के कारण उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। समझ में आ गई दोस्तों? तो इसकी परिभाषा के शब्दों की बात करें तो इसको परिभाषा के शब्दों में बांधना चाहें तो ध्यान देना, वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्द की तरफ संकेत करते हैं। संज्ञा शब्द की तरफ क्या करते हैं?
संकेत करते हैं। संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। महत्वपूर्ण बात, ये मूल रूप में किससे बने हैं दोस्तों? सर्वनाम शब्द से। ये मूल रूप में सर्वनाम शब्द से बने होने के कारण, ये मूल रूप में सर्वनाम शब्द से बने होने के कारण ही, ध्यान रखने की बात है यहां पर आपको क्या, कि ये मूल रूप में सर्वनाम शब्द से बने होने के कारण ही क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक कहलाते हैं। दोनों नाम आपके समझ में आ गए। इनको सार्वनामिक तो क्यों कहा? क्योंकि ये सर्वनाम शब्द से बने हैं। और इनको संकेतवाचक क्यों कहा? क्योंकि ये संज्ञा की तरफ क्या करते हैं? संकेत करते हैं। समझ में आया? बात अच्छे से समझ में आया? वापस से सुन लीजिए। शब्द हैं हमारे पास 5। मैंने आपको पुनः कहा है, सर्वनाम और विशेषण में भ्रमित करने वाली सिर्फ और सिर्फ ये 5 शब्दों की कहानी बिल्कुल जानी पहचानी ना है, अनजानी। हमने जान लिया, आपने भी बात जानी। क्या? यह, वह, ये, वे, वो, ये 5 शब्द किस तरीके से प्रयोग में लिए जाएंगे? 3 तरीके से। पहला, पुरुषवाचक का अन्य पुरुष। कब? जब ये किसी प्राणी के लिए काम में लिए जाएं। दूसरा, कब? जब ये किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता बताते हैं लेकिन उसके ठीक पहले प्रयुक्त नहीं होते। ध्यान देना, मकान के लिए बता तो रहा है लेकिन मकान से ठीक पहले नहीं आया। गायों के लिए बता तो रहा है लेकिन गायों से ठीक पहले नहीं आया। तो जब ये किसी संज्ञा शब्द से ठीक पहले नहीं आते लेकिन उस संज्ञा के बारे में कुछ बताते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसे निश्चयवाचक सर्वनाम में गिनेंगे। और यदि ये किसी वस्तु या स्थान की या किसी संज्ञा की निश्चितता तो बता रहे हैं लेकिन उसके ठीक पहले प्रयुक्त हो गए, तो जाहिर सी बात है उसकी तरफ क्या करने लग गए? इशारा करने लग गए, संकेत करने लग गए। अतः इन्हें हम संकेतवाचक कहेंगे। अर्थात सर्वनाम शब्द से बना होने के कारण ही इनका नाम क्या होता है? सार्वनामिक होता है। और संकेत करने के कारण, क्या करने के कारण? संकेत करने के कारण ही इन्हें क्या कहा जाता है? संज्ञा शब्द की तरफ संकेत करने के कारण ही इनको नाम क्या दे दिया गया? संकेतवाचक कह दिया गया। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह भी आपके समझ में आ चुका होगा। एक बार आप इस पूरे को और देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे अगले बिंदु पर। देखो, चौथा प्रकार क्लियर, 4 प्रकार हो गए। अब हम 5वें प्रकार पे चलेंगे। 5वां प्रकार वह है जिसे बहुत सारे पुस्तक लेखकों ने नकार दिया, यह समझकर कि यह तो प्रकार ही नहीं, बल्कि वास्तव में बता रहा हूं सबसे ज़्यादा प्रभावी, सबसे ज़्यादा सरल और परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार विशेषणों में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला बिंदु जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। अब जरा नज़र इधर कीजिए, कौन सा? विशेषण का 5वां प्रकार, और जिसका नाम है व्यक्तिवाचक। चिंता मत करो दोस्तों, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा भी होती है। व्यक्तिवाचक क्या होती है? संज्ञा भी होती है। अभी मैं आपको इन दोनों का अंतर भी बता देता हूं, आनंद आने लगेगा। अब व्यक्तिवाचक विशेषण, एक बात आप मुझे बताओ, देखो अपने आप ये बिंदु समझ में आएगा। हम इसकी भूमिका की बात करते हैं, 2 मिनट की सुनो। अगर सर्वनाम शब्द विशेषण बन सकता है तो सवाल मेरा यह है, संज्ञा क्यों नहीं बन सकता? सवाल मैंने ये इसलिए पूछा, पुनः सुनना। सर्वनाम का निर्माण किससे होता है? संज्ञाओं के स्थान पर आता है। हम सर्वनाम की परिभाषा पढ़ते हैं तो सर्वनाम कहाँ लिखे जाते हैं दोस्तों? सर्वनाम स्थान लेते हैं किसका? संज्ञा का। बहुत अच्छे से समझना, बिंदुओं की भूमिका समझो, रटना नहीं है। हिंदी कोई फैक्ट रटने वाली शॉर्ट ट्रिक्स का कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पर। व्याकरण क्यों बनी, क्या वजह है, कौन से शब्द को किस शब्द का स्थान दिया जाता है, तो ऐसे जोर जबरदस्ती तो है नहीं, कोई तो वजह होगी। उस वजह को जान रहे हैं। संज्ञा के स्थान पर हम कौन सा शब्द लिख सकते हैं? सर्वनाम। उदाहरण के लिए माँ की जगह बेटी ले रही है। अगर बेटी परिवर्तनशील है, इसका मतलब यह गुण माँ में भी हो।
यही होगा। आपने तो विज्ञान विषय में पढ़ा भी होगा, आनुवंशिक लक्षणों की वंशानुगति का नियम पढ़ा है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण स्थानांतरित होते जाते हैं। बिल्कुल। तो यहां पर लक्षणों का स्थानांतरण नहीं है, स्थिति का स्थानांतरण है। कहने का मतलब यदि सर्वनाम विशेषण बन सकता है तो संज्ञा तो इससे भी पूर्व की स्थिति है, वो तो जरूर बनेगा। और ध्यान रखना, यदि सर्वनाम से बनने वाले विशेषण को हमने नाम दे दिया सार्वनामिक, तो संज्ञा शब्द से बनने वाले विशेषण क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक। सर उदाहरण से समझाओ तब माने। बिल्कुल मानोगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया बहुत ही अच्छा नाम जोधपुर, एक स्थान का निश्चित नाम है। संज्ञा कौन सी है? आप तुरंत कह दोगे दृश्य रूप में है, सदैव एक वचन, अर्थात सर व्यक्तिवाचक। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। अरे तो दोस्तों एक बात ये सोचो कि अगर आप जोधपुर को व्यक्तिवाचक संज्ञा कह रहे हो, अब मैं इस जोधपुर से ही कह रहा हूँ कि जब भी मैं जोधपुर जाता हूँ वहाँ से साफा लाता हूँ। क्या लेके आता हूँ? साफा। और जैसे ही मैं जोधपुरी साफा लेकर के या पहनकर निकलता हूँ तो मेरे मित्र कहते हैं कि आज कौन सा साफा पहना है? जोधपुर से लाया हुआ जोधपुरी पहना है। समझ में आया दोस्तों? संज्ञा शब्द में मैंने क्या किया? केवल ई प्रत्यय जोड़ दिया, केवल ई प्रत्यय जोड़ दिया। अगर संज्ञा शब्द में हम कोई प्रत्यय जोड़ दें और वह अन्य संज्ञा की विशेषता बताने लग जाए, साफा एक वस्त्र है, वस्त्र का नाम है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो ये किस में आते हैं? सारे वस्तुओं में आएंगे। थिंग्स चीज है, ये एक पहनने की चीज है, तो जाहिर सी बात है किसी भी वस्तु अर्थात संज्ञा। और संज्ञा की विशेषता बता रहा है, साफा कहाँ का? जोधपुर का। स्थान विशेष से इसका संबंध जोड़ रहा है, तो साफा शब्द की विशेषता बता रहा है जोधपुर से जोधपुरी। इसका मतलब यह संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण है। इसे हम कौन सा कहेंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। समझ में आया? जैसे बहुत बार सुनने को मिलता है भारतीय नेता है, भारतीय नेता अमेरिकी यात्रा पसंद करते हैं। कि जो भी भारत में राजनेता होते हैं वो अमेरिका की यात्रा पसंद करते हैं कि एक बार मैं विदेश यात्रा जाऊं तो अमेरिका जाना चाहूँगा, यूएसए जाना चाहूँगा। इसका मतलब यह हुआ, ध्यान देना, यहाँ पर रेखांकित करूँगा शब्दों को। चमत्कार उत्पन्न कहाँ हो रहा है? 1 और 2। यहाँ पर मूल शब्द क्या है दोस्तों? भारत। और यहाँ पर मूल शब्द क्या है? अमेरिका। मूल शब्द क्या है? अमेरिका और एक भारत। दोनों देशों के नाम हैं, और दोनों देशों के नाम है तो जाहिर सी बात है ये दोनों के दोनों शब्द ही क्या हैं? संज्ञा। ये दोनों के दोनों शब्द ही क्या हैं? संज्ञा। और संज्ञाओं में क्या लगा दिया? यहाँ पर तो ई प्रत्यय लगा दिया और यहाँ पर ई प्रत्यय लगा दिया, और ई और ई प्रत्यय लगाकर इनको अलग ही शब्द बना दिए। नेता कौन से? भारतीय। यात्रा कहाँ की? अमेरिका की। तो यदि किसी संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगा देने के बाद, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, यदि किसी संज्ञा शब्द में प्रत्यय लगा देने के बाद बना शब्द अन्य किसी संज्ञा की विशेषता बताने लग जाए, तो ऐसे संज्ञा शब्दों को हम किस में शामिल करेंगे? तो ऐसे संज्ञा शब्द दोस्तों व्यक्तिवाचक विशेषण में शामिल होते हैं। बहुत बार आए हुए हैं। जैसे आपके सामने मैं और उदाहरण शब्द लिख रहा हूँ। जैसे बीकानेर से बनता है बीकानेरी, देश से बनता है देसी, है मारवाड़ से बना क्या? मारवाड़ी। मेवाड़ से बना क्या? मेवाड़ी। राजस्थान से बना क्या? राजस्थानी। राजस्थान से क्या बनता है दोस्तों? राजस्थानी, है। जैसे क्षेत्र से बना क्या? क्षेत्रीय। क्या बना? क्षेत्रीय। बिल्कुल बिल्कुल, है। गांव से क्या बना? ग्रामीण। गांव से क्या बना? ग्रामीण। शहर से क्या बना? शहरी। तो सभी शहरी बाबुओं के बात समझ में आ चुकी होगी कि मेरे कहने का भाव क्या है। अब सबसे पहली बात
कि इन प्रकारों को या इस प्रकार के विशेषण को आप नहीं मानते थे तो मानना आरंभ कर दीजिए। सबसे पहला कार्य करने का यह है कि विशेषण का 5वां प्रकार भी होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आई और वह क्या आई कि 5वां प्रकार व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। अगली बात हम इसमें जो करने वाले हैं वह इसकी परिभाषा की है। तो इसकी परिभाषा की जो शब्दावली है वह मैं आपके सामने और लिख देता हूं। तो व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होता है, जरा गौर कीजिए इस पर कि यदि किसी, इसकी परिभाषा में लिखे हम यदि किसी संज्ञा शब्द के, यदि किसी संज्ञा शब्द के क्या लगा दिया जाए दोस्तों, प्रत्यय। यदि किसी संज्ञा शब्द के प्रत्यय लगा देने के बाद, यदि किसी संज्ञा शब्द के प्रत्यय लगा देने के बाद बना शब्द, नया जो शब्द बनेगा, जाहिर सी बात है प्रत्यय लगेगा तो नया शब्द बनेगा। तो यदि किसी संज्ञा शब्द के प्रत्यय लगा देने के बाद बना शब्द किसी अन्य संज्ञा की, किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताने लग जाए या विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। बहुत ही आसान हो गया ये बिंदु। तो उदाहरण ले लो, जैसे बीकानेर से क्या बना दिया, बीकानेरी, आगे लिख दिया भुजिया है। देसी खान पान है, मारवाड़ी जूतियां, मेवाड़ी बोली, राजस्थानी लोग, क्षेत्रीय नृत्य, क्षेत्रीय संस्कृति, क्षेत्रीय त्योहार, शहरी बाबू, कुछ भी हो। इस प्रकार के जो शब्द बने हैं, संज्ञा शब्दों के प्रत्यय लगा देने के बाद जो नया शब्द बनता है वह किसी अन्य शब्द की विशेषता बताने लग जाता है, तो उस बने हुए शब्द को हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। तो यह था दोस्तों विशेषण का अंतिम प्रकार। क्या अभी विशेषण बिंदु पूरा नहीं हुआ है, यह मैं बता देता हूं। यह विशेषण का प्रकारों में अंतिम प्रकार आया है व्यक्तिवाचक विशेषण। एक बार आप इसको पूरी में दृष्टि डालकर देख लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे क्या पढ़ना है विशेषण में। हाँ भाई, तो आपने जाना, बहुत अच्छे से समझा इसको। अब आते हैं इस विशेषण में से और प्रश्न क्या बनते हैं। पहले वो जान लीजिए कि कौन कौन से तथ्य अब तक के महत्वपूर्ण थे। सबसे पहली बात, विशेषण के परिभाषा नहीं बल्कि इसके तत्व हमें पढ़ने हैं, अंग हमें पढ़ने हैं। क्या विशेषक क्या होता है, विशेष्य क्या होता है और प्रविशेषण क्या होता है। इसके बाद इसके प्रकार 5 और कौन कौन से हैं। 5 प्रकारों में एक ध्यान रखना, संख्या और परिमाणवाचक में जो हमने पूर्व की कक्षा में जाना था, निश्चित और अनिश्चित वाला टर्म। उसके बाद यहाँ हमने आज भी जो जाना है वह महत्वपूर्ण कौन सा था, सार्वनामिक या संकेतवाचक। और इसके बाद ये आपके व्यक्तिवाचक। अब चलते हैं इसकी अगली वार्ता पर जो विशेषण से जुड़ी हुई है और बेहद महत्वपूर्ण भी होती है। क्या, विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। विशेषण की अवस्थाएं, डिग्री बिंदु जो आपने अंग्रेजी भाषा में पढ़ा उसे हिंदी में हम विशेषण की अवस्थाओं के नाम से जानते हैं। और अवस्थाओं में से प्रश्न कहाँ आता है, कैसे आता है, वो सुनना। विशेषण की अवस्थाओं की बात की जाएगी कितनी होंगी, तो सबसे पहले तो कितनी होंगी, 3 होंगी दोस्तों। कितनी अवस्थाएं होंगी, 3। कौन कौन सी होती हैं, नाम उल्लेख कर रहा हूँ। सबसे पहली जो अवस्था होती है वह होती है मूल प्लस अवस्था बराबर मूलावस्था। मूल प्लस अवस्था बराबर क्या हो गया, मूल अवस्था। ठीक है। नंबर 2 उत्तरावस्था, उत्तर प्लस अवस्था बराबर उत्तरावस्था। और तीसरी और अंतिम जो महत्वपूर्ण होती है वह होती है आपकी उत्तम प्लस अवस्था बराबर उत्तमावस्था। उत्तम प्लस अवस्था बराबर उत्तमावस्था।
विशेषण की जो 3 अवस्थाएं हैं उनके मैंने नामोल्लेख कर दिए हैं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। अब इनमें जानेंगे हम कि यह क्या है, होता क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अवस्थाओं में किया क्या जाता है। इधर हम वह चीज़ें जो सहायक हमें समझने की हैं इस पर नज़र कीजिए। अन्य तथ्य की हम बात करेंगे। अन्य तथ्य जो हमें यह बिंदु सीखने में महत्व प्रदान करते हैं, सीखने में सहायता प्रदान करते हैं। अरे सर मज़ा आ गया, बिल्कुल बहुत मज़ा आएगा। आपको समझना नहीं, रटना नहीं, हिंदी को सीखना है। और जब भाषा सीख जाएंगे व्यक्तित्व निखरेगा, और व्यक्तित्व निखर गया तो भविष्य अपने आप ही सुनहरा हो जाएगा। तो दोस्तों हम अन्य तथ्य इससे संबंधित ही जान रहे हैं कि विशेषण की अवस्था क्या होती है। तो ध्यान रखना, अवस्थाओं में हम क्या करते हैं दोस्तों, तुलना करते हैं। विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं में हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। और तुलना भी किसके मध्य हो जाएगी, जैसे दो संज्ञा या सर्वनामों, या फिर मैं कहूं एक की एक से, या फिर मैं कहूं एक की अनेक से। बस ये 3 चीज समझने की हैं आपकी। राम अच्छा है, मैंने किसी और से उसका जिक्र नहीं किया, केवल मेरी नज़र में राम अच्छा है। यहां पर किसी की तुलना किसी से नहीं की जा रही। जब एक संज्ञा या सर्वनाम की किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम से कोई तुलना नहीं की जाती, वहां पर विशेषण मूल रूप में होता है, अर्थात वह विशेषण की मूल अवस्था होती है। समझ में आ रहे हैं तथ्य? साथ के साथ हम इनको लिखते भी चलते हैं। क्या, जैसे मूल अवस्था में क्या होगा, एक संज्ञा या सर्वनाम की, एक संज्ञा या सर्वनाम की किसी अन्य से कोई तुलना नहीं, किसी अन्य से कोई तुलना नहीं। एक संज्ञा या सर्वनाम की किसी अन्य से कोई तुलना नहीं, वहां पर कौन सी अवस्था होगी, मूल अवस्था। जैसे मैंने कहा राम अच्छा है, देखो इसमें विशेषण शब्द क्या है, मूल रूप में। विशेषण शब्द क्या है, मूल रूप में। तो ये लिख सकता हूं ना मैं कि विशेषण शब्द मूल रूप में होता है। विशेषण शब्द कैसे होता है दोस्तों, मूल रूप में होता है। विशेषण शब्द मूल रूप में होता है। इसके साथ कोई उपसर्ग, कोई प्रत्यय, किसी प्रकार के अन्य शब्दों का प्रयोग करना ही नहीं। राम अच्छा है, गीता होशियार है, मोहन ईमानदार है, राजेश बेईमान है, केवल अकेला है। लेकिन यदि दूसरी अवस्था, दो में तुलना, राम श्याम से अच्छा है, राम श्याम से अच्छा है, अच्छा के साथ में मैंने क्या जोड़ दिया, से। इसका मतलब किससे, श्याम से। तुलना कितनों की होगी, 2 की। अर्थात जब एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना किसी अन्य एक संज्ञा या सर्वनाम से की जाती है तो वहां पर दूसरी अवस्था, अर्थात 2 लोगों में आपसी तुलना की जाती है, तो वहां पर कौन सी अवस्था होगी, उत्तरावस्था होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना अन्य किसी एक से, अन्य किसी एक से, किसी एक से का मतलब क्या हो गया, एक संज्ञा या सर्वनाम से लिख सकते हैं इसको, किसी एक संज्ञा या सर्वनाम से। जब एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना किसी अन्य एक संज्ञा और सर्वनाम से की जाए तो वहां पर कौन सी होगी, उत्तरावस्था, अर्थात के बाद की अवस्था। उत्तम, उत्तर और मूल, अर्थात यहां पर विशेषण शब्द अपने मूल रूप में नहीं होगा। मूल रूप में तो कहां होगा, मूल अवस्था में। जैसे मैं कहूं क्या राम श्याम से अच्छा है, श्याम से अच्छा है, राम कैसा है, श्याम से अच्छा है, राम श्याम से अच्छा है। इसका मतलब तुलना कितनों में हो गई, 2 में। तो विशेषण शब्द भी मूल रूप में नहीं है। विशेषण शब्द के पहले क्या जुड़ा हुआ है, से। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि से प्लस विशेषण, से प्लस विशेषण। और इसको प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस में तो आप ये सोच बैठोगे कि क्या पता जोड़ के लिखा जाता होगा। तो विशेषण के बाद में क्या जोड़ा जाएगा,
विशेषण से पहले क्या जोड़ लेंगे, से, या फिर विशेषण के साथ में क्या जोड़ा जाता है, तर। और ये तर क्या है भाई, प्रत्यय। तर क्या है यहाँ पर, प्रत्यय। दोनों चीजें समझो। यदि विशेषण शब्द से पहले या तो क्या लिख दो, से, या फिर क्या जोड़ दो, तर। जब दोनों स्थितियां आ जाती हैं, बहुत अच्छे से समझना। जैसे मैंने मूल शब्द लिखा लघु, तो या तो मैं क्या लिख सकता हूं, से लघु, या फिर मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, लघुत्तर। समझ में आ गया दोस्तों। या तो से लघु अर्थात से छोटा, या फिर लघुत्तर अर्थात से छोटा। कहने का मतलब अच्छा के साथ में अच्छा तर नहीं होता, तो इसके साथ से जोड़ दिया। जैसे उच्च से उच्च या उच्चतर भी लिख सकते हैं। निम्न से निम्न या निम्नतर भी लिख सकते हैं। वृत्त से वृत्त या वृत्तर भी लिख सकते हैं। समझ में आ गई। तो अकेले की तुलना किसी से नहीं, दो में तुलना, तो या तो द्विवचन या बहुवचन। तो अंतिम जो अवस्था होती है उसमें एक की तुलना अनेक से, या एक की तुलना शेष सभी से। तो हम इसकी परिभाषा में क्या लिख देंगे, एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना अन्य सभी संज्ञा या सर्वनामों से। एक संज्ञा या सर्वनाम की तुलना अन्य सभी संज्ञा या सर्वनामों से अगर कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में अवस्था कौन सी होगी, तो विशेषण की वहां पर उत्तम अवस्था होती है, श्रेष्ठ अवस्था होती है, अंतिम अवस्था होती है। आपने अंग्रेजी में भी देखा होगा कि मूल अवस्था में होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपेरेटिव डिग्री, दो में तुलना की जाती है, ER जोड़ा जाता है, और एक अंतिम होती है सुपरलेटिव डिग्री जिसमें EST जोड़ा जाता है। याद आ रहा है, वही वाली बात, द गुड, बेटर और बेस्ट, EST। वही वाली स्थिति यहां होती है। यहां पर तर प्रत्यय जुड़ता है, यहां तम प्रत्यय जुड़ेगा। उदाहरण समझो, जैसे यहां पर तो केवल राम अच्छा है, यहां राम श्याम से अच्छा है, अर्थात तुलना कितनों में हो गई, दो में। अब मैं कर रहा हूं सबसे तुलना, तो मैं क्या लिखूंगा, राम सबसे अच्छा है। राम किससे अच्छा है भाई, सबसे अच्छा है, राम सबसे अच्छा है। तो जाहिर सी बात है, एक की तुलना अनेक से या एक की तुलना सब से। अब सब में दो भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 2 लाख भी हो सकते हैं। यहां गिनती निश्चित नहीं होगी। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पहले में अकेला, एक नंबर पे अकेला, कुछ तुलना नहीं। दूसरे में दो में तुलना, तीसरे में सबसे तुलना। तो यहां पर जो विशेषण शब्द हमें वाक्य में मिलेगा वो कैसे मिलेगा कि या तो हमें क्या लिखा हुआ मिलेगा, सबसे के बाद में विशेषण लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि विशेषण के से पहले क्या लिखा हुआ मिलेगा हमें, सबसे। विशेषण से पहले क्या लिखा हुआ मिलेगा हमें, सबसे। ये देखो, विशेषण से पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे, या फिर क्या जुड़ा होगा, तम प्रत्यय, या फिर क्या जुड़ा होगा, तम प्रत्यय जुड़ागा। और तम प्रत्यय कैसे जुड़ेगा, देखो, से लघु, तो यहां पर क्या लिख देंगे दोस्तों, सबसे लघु। क्या लिख देंगे, सबसे लघु अर्थात लघुत्तम। यह बात आपके समझ में आ चुकी होगी। पुनः समझिए पूरे वृत्तांत को। हमने जो अभी विशेषण के चल रहे बिंदु में लगातार ही जिस बिंदु को हमने कंटिन्यू पढ़ा वो क्या है, विशेषण की अवस्था। और विशेषण की अवस्था हमें पता चली कि कितनी है, 3 अवस्था है। विशेषण की अवस्था कितनी है, 3। सबसे पहले कौन सी, मूल अवस्था। दूसरी कौन सी आई, उत्तर अवस्था। तीसरी कौन सी आई, उत्तम अवस्था। सबसे बात महत्वपूर्ण जानने की जो थी वो क्या थी कि किया क्या जाता है। तो विशेषण की अवस्थाओं में हमने जाना कि विशेषण की अवस्थाओं में क्या की जाती है, तुलना की जाती है। क्या की जाती है भाई, तुलना की जाती है। किस में, 2 संज्ञा सर्वनामों में, या एक की एक से, या एक की सब से, या एक की अनेक से। कहने का मतलब, अब यदि किसी से कोई तुलना नहीं करोगे तो वह मूल रूप हो गया कि जहां पर एक संज्ञा या सर्वनाम की किसी अन्य से कोई तुलना नहीं, अन्य से कोई तुलना नहीं। ऐसी स्थिति में संज्ञा या सर्वनाम मूल रूप में है, अर्थात यह मूल अवस्था होती है। इसमें विशेषण के साथ न तो प्रत्यय जुड़ा हुआ और न इससे पहले कोई शब्द लिखा हुआ, तो यह मूल अवस्था हो गई। दूसरी आई उत्तर अवस्था, के बाद की अवस्था।
जब एक संज्ञा सर्वनाम की तुलना किसी अन्य एक संज्ञा सर्वनाम से की जाती है, अर्थात तुलना कितनों में हो गई, 2 में, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे उत्तर अवस्था। तो ऐसी स्थिति में हमें या तो विशेषण से पहले क्या लिखना होगा, से, या फिर उसके साथ में हम क्या जोड़ देंगे, तर प्रत्यय जोड़ देंगे, जैसा कि हमने यहाँ लिखा भी था, मैंने बोलकर भी बताए। जैसे उच्च, उच्चतर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उच्चतम। निम्न, निम्नतर, निम्नतम। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। लघु, लघुतर, लघुत्तम। वृत्त, वृत्तर, वृत्तम। से सुंदर या सुंदर से सुंदर, सबसे सुंदर। अच्छा से अच्छा, सबसे अच्छा, बहुत अच्छा भी लिखा जा सकता है। उत्तम अवस्था में क्या होगी, एक संज्ञा सर्वनाम की तुलना अन्य सभी से, और जब एक की तुलना अन्य सभी अर्थात हम कहें अनेक से कर दी जाए तो वहाँ अवस्था होती है उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था बनाने के लिए या तो विशेषण से पहले सबसे शब्द जोड़ा जाएगा या उसके साथ तम प्रत्यय जोड़ा जाएगा, जैसा कि हमने उदाहरण बना के लिखा। तो दोस्तों ये था विशेषण और विशेषण के प्रकार तथा विशेषण की अवस्थाएं। विकारी शब्दों की बात की जाए तो हम तीसरा विकारी शब्द आज की इस कक्षा में पूर्ण कर चुके हैं। सबसे पहला हमने संज्ञा पढ़ा, दूसरा सर्वनाम पढ़ा और तीसरा विकारी शब्द हमने विशेषण पढ़ लिया है। अगली कक्षा में हम बात करेंगे जो चौथा और अंतिम विकारी शब्द होता है आपका क्रिया। तब तक के लिए आप सभी को मुझे विदा देनी होगी। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, प्रणाम।